पिछले एपिसोड में हमने देखा जब सब बैठकर उस स्क्रीन में देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं जंगल के एक हिस्से से बहुत ज्यादा भारी मात्रा में किसी तरीके का काला साया दिखाई देता है। वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लग जाते हैं आखिर ये अंधेरा, ये डार्कनेस आखिर है किस चीज की। देन फिर तभी वही सर्कल जिसके चारों तरफ वो काला साया मंडरा रहा था, उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं एक बहुत खतरनाक जीव किसी चीज का राह इंतजार लगाए बैठी है और उसकी आंखें बेहद ज्यादा लाल दिखाई देती है। और अब आगे देन हम यहाँ पर देखते हैं निकोलो अरेन से कह रहे होते हैं कि इस चक्रव्यूह को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे। लेडी अरेन, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? जिसमें लेडी अरेन जवाब देते हुए कहती है शायद ये ओरिजिन ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट के मिथ से रिलेटेड हो सकता है। फिर अरेन द मिथ ओरिजिन ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट के बारे में सभी को बताती है। द ओरिजिन मिथ ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट तब बना था जब देवदूतों की दुनिया खत्म होने के कगार पर थी, और ये भी कहा जाता है कि ग्रेट फॉरेस्ट द ग्रेस ऑफ गाला के द्वारा बनाया गया है, जो कि द मदर ऑफ लाइफ है। जिसमें निकोलो कहते हैं तो आपका मतलब है कि गाला ने ये ग्रेट फॉरेस्ट बनाया है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स को ऐसे ही दूर इन घेरे में बंद करके रख सके। फिर तभी रसल उधर से आता है और कहता है लेकिन कुछ है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिसमें निकोलो कहते हैं और भला ऐसा क्यों? फिर रसल कहता है कि जब गाला के द्वारा ग्रेट फॉरेस्ट बनाया गया तब भी काफी गॉड्स थे जो कि एग्जिस्ट करते थे, और उनके लिए ऐसे मॉन्स्टर्स से डील करना कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। फिर ये सुनकर वर्मिलियन एल्सन कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर रसल कहता है कि गाला असलियत में जिस चीज़ को छुपाना चाहते थे वो मॉन्स्टर्स है ही नहीं। फिर अमीलिया मर्विन कहती है तो फिर हमें इस चीज़ के बारे में अब जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा, और फिर वो निकोलो से एक जल्दी से जल्दी टीम अरेंजमेंट करने के लिए कहती है। देन फिर सीन चेंज होता है और हम जंगल का सीन देखते हैं। वो लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं। निकोलो सभी से यही कहते हैं कि हम सभी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और रात होने से पहले पहले वापस लौट जाएंगे। और यहाँ पर टीम कुछ इस तरीके से बटी होती है। निकोलो के साथ वाइट और मास्टर एमिलिया मर्विन। वहीं दूसरी टीम होती है वर्मिलियन एल्सन, प्रोफेसर रसल और एलन पेज की। और तीसरी टीम होती है ऑलिव, अरेन और एलन की बेटी लेडी इलो, साथ में वो ड्वार्फ। फिर हम देखते हैं वर्मिलियन एल्सन आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर से कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा जंगल है, यहाँ पर एक भी जीती जागती चीज़ का मेरे को महसूस तक नहीं हो रहा। फिर प्रोफेसर कहते हैं ऐसा नहीं है कि इस जंगल में कोई जीवित चीज़ नहीं है, यहाँ ज़रूर कुछ अजीब है। फिर सभी काफ़ी आगे आ चुके थे, जिसमें निकोलो ने यहाँ पर रुकने के लिए और कुछ देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर असल लेडी इलो के पास आता है और उनसे कहता है कि लेडी इलो क्या आप ठीक हैं? जिसमें लेडी इलो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ बेनिफैक्टर। फिर असल उनकी माँ अरेन को देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ अरेन क्या कर रही हैं? जिसमें फिर लेडी इलो रसल को ये कहते हुए बताती है कि वो इस वक्त जंगल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। एक तरह से कहूँ तो वो इस जंगल के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिसमें रसल थोड़ा हैरान होकर कहता है अ फॉरेस्ट स्पिरिट? फिर लेडी इलो से बताती है हाँ, जैसा कि तुमने सुना होगा इस दुनिया में 4 अलग एलिमेंट से स्पिरिट्स बने गए होते हैं। फिर रसल कहता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ, वो 4 एलिमेंट लाइटनिंग, आइस, लाइट और डार्कनेस है। फिर लेडी इलो कहती है तो फॉरेस्ट स्पिरिट उन्हीं में से एक है, बस ये बाकी स्पिरिट से थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं तुम्हें एक काम करती हूँ, इसे दिखाती हूँ। देन फिर लेडी इलो अपने पावर का इस्तेमाल करके रसल को और बाकी सभी को फॉरेस्ट स्पिरिट के बारे में दिखाती है। फिर यहाँ प्रोफेसर कहते हैं ये वो है जिसके बारे में मैंने अब तक से सुना है। वहीं एलन पेज कहते हैं माय गुडनेस, एक फॉरेस्ट स्पिरिट को असलियत में देखना। देन हम यहाँ पर देखते हैं लेडी इलो फॉरेस्ट स्पिरिट क्रिएट कर लेती है, जो कि दिखने में किसी छोटे से क्रिएचर जैसा लग रहा था, जो कि ढेर सारी मिट्टी और कुछ पत्तों से बना हुआ लग रहा था। और वो तीनों इसे यही देख सोच रहे होते हैं ये तो बिल्कुल एक डॉल की तरह जो कि सॉइल और लीफ से बना हुआ हो, ये सच में बहुत क्यूट है। और फिर वो फॉरेस्ट स्पिरिट रसल से कहती है तो तुम्हें क्या लगता है बेनिफैक्टर? और रसल ये सुन के सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि ये लेडी इलो की ही वॉइस होती है। फिर एलन पेज, वर्मिलियन एल्सन और प्रोफेसर उस फॉरेस्ट स्पिरिट से खेल रहे होते हैं कि रसल इसे देखकर यही सोच रहा था अच्छा तो ये स्पिरिट उससे कनेक्ट रहती है जिसने इसे बनाया है। हालांकि मैं इस स्पिरिट को सेंस तक नहीं कर पा रहा, यानी कि इस स्पिरिट की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा। देन फिर लेडी इलो ये कहते हुए बताती हैं कि ये फॉरेस्ट स्पिरिट बाकी स्पिरिट से काफ़ी छोटे होते हैं और ये स्पिरिट काउंटलेस स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है। ये कमज़ोर होते हैं, हालांकि इन्हें ताकतवर होने के लिए एक साथ जुड़ना पड़ता है।
फिर लेडी लो की ये बात सुनकर रसल को कुछ याद आता है। उसे वो याद आता है जब वो रूइंस में उस गोलेम से लड़ा था। वो ये सोचता है कि हालांकि ये मेथड डिफरेंट है, लेकिन इसे कंट्रोल करने का तरीका भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। फिर लेडी लो ने जो फॉरेस्ट स्प्रेड बनाई थी वो मिट जाती है, जिसे देखते हुए लेडी लो बताती है ये फॉरेस्ट अभी बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटे से स्प्रेड को भी लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर लेडी लो अपनी माँ से कहती है कि माँ आपको कुछ पता चला क्या, जिसमें फिर अरेन ये कहते हैं बताती है कि मैंने न जाने कई बार कोशिश करी है, लेकिन ये स्प्रिट्स वाकई में बहुत ज़्यादा डरावनी जैसी महसूस हो रही थी मेरे को। ये ज़रूर हो ना हो ये उस काले साए से ही कनेक्टेड है जो कि जंगलों के बीच से आ रहा है। और यहाँ रसल जंगल की ओर देखते हुए सोच रहा था आखिर वो क्या हो सकता है, आखिर उस डार्कनेस के पीछे ऐसा क्या है। देन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी के सभी और अंदर जंगल की ओर जा रहे होते हैं जिधर से वो ब्लैक फॉग आ रहा था। और यहाँ आगे बढ़ते हुए रसल सोच रहा होता है ये ब्लैक मिस्ट हमारे आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा गाढ़ा होते जा रहा है और यही चीज़ हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को भी कमज़ोर कर रही है। सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ 7वीं सेना के साथ नहीं आए, अन्यथा हम नष्ट हो गए होते और हमें लड़ने का मौका भी नहीं मिलता। फिर वो सभी उस काली जादुई की शक्तियों से बने हुए सर्कल के पास आखिरकार पहुँच ही जाते हैं और यहाँ पर जादुई सीलिंग स्टोन्स भी लगे हुए थे, जिसे देख निकोलो कहते हैं क्या ये सीलिंग स्टोन है, आखिर ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। जिसमें फिर वो सभी को चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी से स्टार्ट करते हैं और हमें ये जल्दी करना होगा क्योंकि रात होने से पहले हमें वापस भी लौटना है। फिर तभी अचानक उस काली जादुई शक्तियों से बने हुए सर्कल के अंदर से एक बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन आती है, जिसमें कि वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये वाइब्रेशन कैसी थी आखिर, और ये आखिर आई कहाँ से। और ये सभी इसलिए इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थी। फिर निकोलो वहीं नीचे बैठ जाते हैं और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ब्लैक सर्कल के अंदर क्या चीज़ है। निकोलो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसके अंदर झांकते हैं और उन्हें दिखाई देती है वो भयानक लाल आग, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं और वो चिल्लाते हुए सभी को यही कहते हैं कि सभी के सभी पीछे हट जाओ। लेकिन उन लोगों के ऐसा करते बहुत देर हो चुकी थी। फिर उस सर्कल के अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट हाथ बाहर आता है, जो कि वो हाथ सीधा उस सर्कल को ब्रेक करते हुए ज़मीन पर रखता है और फिर उस सर्कल के अंदर से वही मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, अब तक के सभी मॉन्स्टर से बड़ा। जिसे देख यहाँ पर ओलिव कहती है कि क्या ये कोई माउंटेन है। इन लोगों को शुरुआत में इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई चट्टानी पहाड़ है, लेकिन फिर जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई माउंटेन नहीं है, ये एक जीता जागता कोई क्रिएचर है। और फिर ये देख निकोलो बताते हैं कि ये हेकेटन चेरिश है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर एक टाइटानोमेचिया को देखूंगा। जिसमें फिर लेडी विलो कहती है ये वही टाइटानोमेचिया है जो आज से कई समय पहले ख़त्म कर दिए गए थे या तो सील कर दिए गए थे। हाँ तुमने सही कहा, ये उसी युग के हैं और इन्हें हराने में ड्रैगन्स ने कई सारी ताकतों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने जब सारी की सारी शक्तियाँ मिला दी तब जाकर वो इन टाइटन्स को हरा पाए थे। फिर यहाँ पर अरेन अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और लेडी लोग कहती है तो क्या आखिर गाला इस चीज़ को छुपाए रखना चाहते थे। जिसमें अरेन कहते हैं कि हाँ ये ग्रेट फॉरेस्ट इसके लिए एक सजा के तौर पर एक जेल जैसा था और जब इस चीज़ को कैद करके रखा गया था इसका मतलब यही है कि ये बेहद ज़्यादा ताकतवर है और इसके सामने हम बेहद कमज़ोर। फिर वहीं निकोलो कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज़ ने इस जंगल की सारी जीती जागती चीज़ को भी अपने अंदर समा लिया है। अगर ये चीज़ आज़ाद हो चुकी है इसका मतलब कि निकोलो ऐसा कह ही रहे थे कि तभी अचानक वो चीज़ बहुत तेज़ की चिल्लाती है, वो बहुत तेज़ की रोर करती है और सिर्फ उसके चिल्लाने से एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है जो कि बहुत दूर तक जाती है, जिस एनर्जी से यहाँ पर कुछ मास्टर्स भी पीछे धकेले चले जाते हैं। और वो कहते हैं इसके चिल्लाने में, सिर्फ इसके चिल्लाने में इतनी ज़्यादा एनर्जी। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये देखते हैं जंगल के पेड़ भी उखड़ कर पीछे की ओर खिंच जाते हैं और यहाँ इस ओर लेडी लो और उसकी माँ एक शील्ड क्रिएट कर लेती है अपने बचाव के लिए। फिर लेडी लो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं उसकी आवाज़ में वो ताकत और वो गुस्सा महसूस कर सकती हूँ। जिसमें उसकी माँ कहती है उसकी आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ वो गुस्सा ही नहीं है,
उस चीज का हमारी ओर जान लेने का इरादा है। और यहाँ रसल सभी से यही कहता है कि हमें इसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। और ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा लाउडली चिल्लाते हुए इनके ऊपर से इनकी तरफ बढ़ रहा था। और ये सभी चिल्लाकर यही कह रहे थे कि हमें इसे यहीं रोकना होगा। और इस ओर हम देखते हैं जंगल में ये होता हुआ सारा नज़ारा। ये कल्टिस्ट यानी कि हिप्नोस बहुत मज़े से देख रहा होता है। वो इस सीन को, वो इस नज़ारे को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। वेल साथ ही साथ हम इस नज़ारे से एक और चीज़ देखते हैं। ये मॉन्स्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा जायंट है, लेकिन साथ ही साथ इसके पूरे 4 हाथ हैं। और यहाँ यह हिप्नोस, तो जैसा कि हमने अंदाज़ा लगाया ही था, इन लोगों का चेहरा देखने लायक होगा। हाँ, भले ही एक टाइटन नहीं, लेकिन एक हकैटन चेरी सी सही। सचमुच में भगवान जैसी फीलिंग आ रही है। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, कितना ज़्यादा सुंदर। फिर तभी हिप्नोस के पीछे से चेरॉन भी यहाँ पर आ जाता है। और वो आते आते कह रहा होता है, ओहो, तो बिल्कुल वैसी तबाही हो रही है जैसा हमने सोचा था। और हिप्नोस उसे देखकर शॉक्ड होता है। वो उसे कहता है, चेरॉन तुम यहाँ पर कैसे? फिर चेरॉन कहता है, ये कैसा घटिया सा रिएक्शन है। एक तो मैं इतने लंबे समय बाद तुमसे मिल रहा हूँ, और तो और साथ में तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया था। चेरॉन के पीछे यहाँ पर एक सूटकेस था जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। फिर चेरॉन के दिए गए द्वारा वो सूटकेस जैसे ही हिप्नोस खोलता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसे देखकर। वो मुस्कुराने लगता है। वहीं पीछे से चेरॉन ये कह रहा होता है कि हाँ, ये शार्प शैतानी सील है जो कि हमने टाइटनस में यूज़ करा था। ये उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग है। तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ पर चेरॉन उस सूटकेस में इसके लिए द कर्स डीमन सील लेकर आया होता है जो कि इन्होंने पहले यूज़ करा था टाइटनस में। ये उससे काफ़ी ज़्यादा लेवल आगे है। जिसके बाद फिर चेरॉन हिप्नोस से पूछता है, वैसे तुम्हें पता भी है क्या तुमने आखिर किस चीज़ को बाहर आज़ाद किया है? फिर हिप्नोस जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, वो एक हकैटन चेरिशस है जो कि टाइटेनोमैची ईरा से है। फिर हिप्नोस उसे बताता है, जैसा कि मुझे पता था, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ पता है और दूसरी चीज़ नहीं। सबसे पहला, इसका नाम है ब्रारियस, और दूसरा, ये सारे हकैटन चेरिशस का जनरल है और इसने एक बार देवदूतों को भी हराने में पीछे ढकेल दिया था। और फ्लेम टावर की उस औरत के इन डिसिपल्स के चेहरे तो देखने लायक हैं। फिर यहाँ हिप्नोस कहता है कि कोई उस औरत को बताओ कि उसके डिसिपल्स आज मरने वाले हैं। जिसमें फिर चेरॉन वापस जाते हुए कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाते जाते उसे बता दूँ। और वो एक और बात कहते हुए जाता है, याद रखो, असफलता मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं हो जाती। फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ इस ओर हम देखते हैं सारे सील उखड़ चुके होते हैं अपनी जगह से। और यह हकैटन चेरिस जिसका नाम ब्रारियस होता है, वो बाहर पूरे तरीके से आ जाता है। सबके सब एक दूसरे से चिल्लाकर यही कह रहे होते हैं, देखो, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी सील से काफ़ी लंबे समय बाद जाग उठा है, तो भले ही जो कुछ भी हो जाए, हमें इसे यहीं पर रोकना होगा। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये मॉन्स्टर ब्रारियस कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके सामने सारे टावर मास्टर्स कितने ज़्यादा छोटे लग रहे थे। फिर वहीं एमिलिया मर्विन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती हैं, ब्लो एंड कम टू मी। जिसके बाद उस मॉन्स्टर्स के पीछे आसमान से एक टॉर्नेडो सा निकल के आता है जो कि किसी हाथ के शेप में लग रहा था और सीधा आकर इस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर रसल को निकोलो की आवाज़ आ रही होती है। वो रसल से कह रहा होता है कि सर रसल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर इस ओर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर पे लिपटी हुई वो विंड पावर जो कि इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, उसे ये मॉन्स्टर आसानी से खींच के तोड़ देता है और सामने एक जोरदार पंच मारता है। हालांकि एमिलिया मर्विन उसके इस पंच को डॉज कर देती है और किसी न किसी तरीके से बच जाती है। वो नीचे बैठ जाती है। फिर एमिलिया मर्विन के ऐसा देख उधर से ऑलिव भी इसके पास भागते हुए आ रही होती है, ये कहते हुए कि व्हाइट टावर मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जिसमें एमिलिया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर सोचती है, मैंने सोचा था कि ये काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ इस ओर हम देखते हैं निकोलो अपनी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर देते हैं बहुत जोर से, ये कहते हुए कि अर्थ राइज एज अ सैंड एंड क्रम्बल डाउन। और उनके इस अर्थ मैजिक से कुछ देर के लिए इस मॉन्स्टर के पैर फ्रीज हो जाते हैं। फिर निकोलो सभी को चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी के सभी इसी वक्त
और तभी हम देखते हैं सारे के सारे टावर मास्टर्स अपनी पूरी जान लगाकर इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनके इतने ज़्यादा ताकतवर अटैक करने के बावजूद इस मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होता। देन हम यहाँ इस ओर देखते हैं लेडी येलो और उसकी माँ अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि फॉरेस्ट स्पिरिट होती है, उससे वो लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े जायंट स्पिरिट को क्रिएट कर देती हैं, ये कहते हुए कि अराइज द ग्रेट स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। और हम यहाँ देखते हैं एक बहुत बड़ा जंगल से बना हुआ एक जायंट क्रिएट हो जाता है, जो कि सीधा इस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ लेता है। और यहाँ दोनों में थोड़ी देर गुत्थम गुत्थी होती है। फिर यहाँ इस तरफ ड्वार्फ आगे बढ़ते हुए ये कह रहा होता है कि चलो हमारे पास यही एक मौका है, जिसमें उधर से एमिलिया कहते कि नहीं, ये उस मॉन्स्टर को रोकने तक के लिए भी काफ़ी नहीं होगा। फिर तभी उस ओर हम अचानक देखते हैं ये मॉन्स्टर इस ग्रेट स्पिरिट फॉरेस्ट को वहीं पर ब्लो अप कर देता है। वो उसका सर और हाथ वहीं पर उखाड़ के ब्लास्ट कर देता है और बहुत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो, नीची जाति के कीड़े कहीं के। और फिर ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और इसका चिल्लाना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि सीधा इफेक्ट कर जाता है लेडी लो और उसकी माँ पर। वो लोग इसका चिल्लाना सहन नहीं कर पा रहे होते, वो फीक पड़ रहे होते हैं। और यहाँ वर्मिला नेल्सन भी अपने कान दबाए उसे देख यही कह रहे होते हैं, ये चीज़ बात भी कर सकती है। जिसमें फिर ये मॉन्स्टर दोबारा इन सभी से कहता है, बेवकूफ़ कीड़े कहीं के, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है कि तुम लोग मेरा भोजन बनो तो बेशक यही सही। मुझे बहुत खुशी होगी तुम सभी के छोटे छोटे टुकड़े करके निकलने में। फिर तभी निकोलो एक मुस्कुराहट के साथ इसे कहते हैं, ओए तुम्हें नहीं लगता कि तुम कोई चीज़ भूल रहे हो? और तभी हम यहाँ पर देखते हैं रसल जस्ट उसके सामने आ चुका होता है अपनी मैजिकल पावर को लोड करके। साथ ही साथ पीछे से निकोलो कह रहा होता है, हमने यहाँ पर थोड़ा समय इकट्ठा कर लिया है ताकि वो अपनी मैजिकल स्पेल पूरी कर सके। और वो मॉन्स्टर जैसे रसल को देखता है उसके मन में एक ही ख्याल आता है, ये काले बाल वाला। और रसल यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड रिंग, वेदर फॉर्म, लाइटनिंग वॉर्टेक्स, इन तीनों स्पेल के साथ बहुत ज़्यादा जोर से इस मॉन्स्टर पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। और उसे ऐसा देख निकोलो सोच रहे होते हैं, इसकी उम्र सिर्फ अभी 20 के आसपास है और इसने 6 सर्कल भी प्राप्त कर लिया, ये वाकई में बहुत ताकतवर है। और यहाँ इस ओर एमिलिया मर्विन भी उसे यही देख सोच रही होती है और इसीलिए फ्लेम टावर मास्टर तुम्हें इतना चाहते हैं। फिर इस ओर हम देखते हैं रसल हवा में उड़ते हुए यही सोच रहा होता है कि मानव शक्ति का यहाँ पर कई ज़्यादा इस्तेमाल हो गया जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि मैजिक स्पेल पावर बहुत ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी। अब मेरा ये अटैक डायरेक्ट जाकर उस पर लगा है, ये अटैक पक्के तौर पर चूका नहीं हो। रसल ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो देखता है वो मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके कंधे पर एक छोटा सा डैमेज आया होता है। और उसे ऐसा देख यहाँ के प्रोफेसर्स थोड़े घबरा जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं वो अभी भी खड़ा है इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक लगने के बावजूद भी। और फिर वर्मिलियो नेल्सन भी कहते हैं इसकी सहन शक्ति हमारी सोच से भी परे है। और यहाँ निकोलो उस मॉन्स्टर के कंधे पे आए हुए छोटे से स्क्रैच को देखकर यही सोच रहे होते हैं कि ये एक ऐसा लौता अटैक है जो कि उस मॉन्स्टर पर जाके लगा था। काश हमने सर रसल के लिए और ज़्यादा समय निकाल लिया होता। और यहाँ रसल उस मॉन्स्टर को ऐसा देख बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो भी सोचता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि वो एक ही शॉट में मर जाएगा, लेकिन ये तो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से इस ज़मीन पर खड़ा हुआ है मेरे उस अटैक को झेलने के बावजूद भी। और फिर वो मॉन्स्टर रसल को देखते हुए उससे कहता है, काले बाल जिसके पास ड्रैगन्स की पावर है, तुम्हारे क्या कनेक्शन है किम ह्यूंग सॉन्ग से? और उस मॉन्स्टर की आवाज़ सुन के रसल पूरे तरीके से सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता भी नहीं था किम ह्यूंग सॉन्ग आखिर है कौन। ये सुनकर रसल यही सोचता है, किम ह्यूंग सॉन्ग ये क्या है? ये क्या कोई किसी तरीके का आर्टिफैक्ट है? और फिर वो मॉन्स्टर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच अटैक बनाते हुए कह रहा होता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मरो। ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा जोरदार पंच अटैक कर देता है। ये देखकर वर्मिलियो नेल्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो रसल की ओर आते हुए चिल्लाते कहते हैं, रसल उसे डॉज करो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ रसल बिल्कुल आउट ऑफ सेंस था, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, वो बिल्कुल ब्लैंक था। और यहाँ सारे मास्टर्स उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाते हैं उसे रोकने के लिए। यहाँ एलन पेज भी काफ़ी परेशान होते हैं। वो कहते हैं, सर रसल वो आखिर क्या कह रहा है आपसे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ के हालात सही नहीं हैं। और फिर उस मॉन्स्टर के खतरनाक अटैक से यहाँ रसल के मुंह से खून निकलने लग जाता है।
काफी ज्यादा खून। और रसल अपने मुंह से ऐसे निकलते खून को देखकर यही सोचता है, मुझे यूँ तो काफी सारी इंटरनल इंजरीज हुई है जिसका मैंने सामना किया है, और अगर ये अटैक मेरे अंदर डायरेक्ट हिट करता तो मैं अब तक शायद मिट्टी में मिल चुका होता। फिर उधर से वर्मिला नेल्सन कह ही रहे होते हैं, रसल क्या तुम ठीक हो? कि तभी वो मॉन्स्टर वर्मिला नेल्सन पर भी एक बहुत जोरदार अटैक कर देता है और वो जाकर एक पत्थर पर टकरा गिर जाते हैं। और रसल भी उन्हें ऐसा देख बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है, विल्सन ब्रदर। और यहाँ अल्सन बहुत ज्यादा जख्मी हालत में खांसते हुए कह रहे होते हैं कि ये साला मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर उधर से इनकी तरफ एक ड्वार्फ आ रहा होता है जो कि ये कह रहा होता है, क्या तुम लोग ठीक हो? जिसमें रसल उसे बताता है कि लॉर्ड आल्ड्री हमारी मदद करें, ब्रदर अल्सन बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। फिर वो ड्वार्फ अल्सन के पास आता है और उनकी कंडीशन देखते हुए रसल को बताता है कि इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इनके रिब्स और चेस्ट पूरे तरीके से टूट चुके हैं। और यहाँ अल्सन मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं, लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसी काम नहीं आई और ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गई है। फिर उधर से निकोलो कहते हैं कि सर रसल क्या आप ठीक हैं? जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है कि लॉर्ड निकोलो, हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर निकोलो पर भी अटैक कर रहा होता है। निकोलो इस मॉन्स्टर के अटैक को रोक रहे होते हैं, साथ साथ रसल से ये कह रहे होते हैं कि चलो शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन क्या वो तुम मैजिक स्पेल दोबारा कर सकते हो जो कि तुमने अभी किया था? अगर तुम इस बार इसके सर पर निशाना लगाओगे तो शायद कुछ अच्छा असर होगा। और ये बात सुनकर रसल सोच रहा होता है कि हाँ, अगर उसके सर पर निशाना लगाता तो बेशक ये पॉसिबल होता, लेकिन मैं अभी मेरे करंट लेवल पर लाइटनिंग या वॉर्टेक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर रसल कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ तो, जिससे शायद ये पॉसिबल होगा कि इसे हम टेक डाउन करते हैं। रसल कहता है, कैसा रहेगा अगर हम डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो, और शायद उस तरीके से हम इसे यहाँ पर रोक सके। रसल की ये बात सुनकर निकोलो कहते हैं, क्या कहा? डिफरेंट मेथड? जिसमें रसल कहता है, हाँ लेकिन ये कुछ समय लेगा, लगभग 15 मिनट। फिर निकोलो चिल्लाते हुए सभी मास्टर से कहते हैं कि सबके सब अभी लॉर्ड रसल के लिए समय निकालने की तैयारी कर दो। इस कमीने मॉन्स्टर की एक उंगली तक टच नहीं होनी चाहिए लॉर्ड रसल को। फिर सभी मास्टर्स अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ रसल इस मॉन्स्टर से काफ़ी दूरी बना लेता है ताकि वो अटैक कर सके। और वो यहाँ पर सोचता है कि चलो अब इस तरह से सीनियर ब्रदर अल्सन कुछ देर के लिए सेफ रहेंगे, और अब मैं इस दूरी से और ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, मुझे यहीं से कुछ करना होगा। फिर यहाँ रसल अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैं अपने डिप्लेटेड माना को रिप्लेनिश करूँगा, जिससे कि बस मैं उस मॉन्स्टर को अपने एक ही वार में ख़त्म कर सकूँ। और रसल अपनी जिस पावर को एक्टिवेट कर रहा था उसका नाम था पार्शियल ड्रैकोनिफिकेशन। फिर यहाँ रसल ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने वाला था और वो अपने इस ब्रह्मास्त्र में सारी पावर्स एक साथ इकट्ठा करके जोड़ देता है। मीन्स कि उसके जो भी अटैक थे, क्लाउडी रिंग, मेंटल प्रोजेक्शन, लाइटनिंग स्टॉर्म वगैरह वगैरह, वो सारी पावर्स इस ब्रह्मास्त्र में जोड़ देता है। फिर वो मॉन्स्टर रसल को इस तरीके से देख ये कहता है कि तू कमीने, तू वास्तव में उस किम हिंग सॉन्ग और उस कमीनी औरत का ही वंशज है। फिर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में रसल के ऊपर चिल्लाते हुए लात मार रहा होता है। वो चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। वो मॉन्स्टर पैर उठाकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एमिलिया मर्विन अपनी पावर से उसके पैर को ब्लॉक कर देती है और कहती है, नहीं तुम नहीं जा सकते। और फिर वो बाकी दो मास्टर से कहती है, यही समय है। जिसके बाद फिर ऑलिव और प्रोफेसर उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अपना बहुत ज़ोरदार फायर फ्लेम का अटैक कर देते हैं। और यहाँ इस तरफ निकोलो भी अपनी पूरी जान लगाकर इस मॉन्स्टर को रोकने में लगे हुए थे। वो ये कह रहे थे कि हमें किसी भी हाल में लॉर्ड रसल को प्रोटेक्ट करना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुम सब जो कुछ भी कर सकते हो वो करके इस मॉन्स्टर को रोकने में पूरी जान लगा दो। और ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा शक्तिशाली कि इनके इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी ये रुक ही नहीं रहा था। यहाँ एलन पेज अपनी मैजिकल पावर फ्रॉस्ट टॉप से इसे रोकने की कोशिश करते हुए, वहीं दूसरी तरफ लेडी हीलो और उसकी माँ ये कहते हुए कि फॉरेस्ट स्पिरिट प्लीज़ हमें अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने की अनुमति दें। और फिर फॉरेस्ट मैजिक के इस्तेमाल से उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए बहुत सारी जंगल की टहनियाँ और वो पेड़ की डालें आ जाती हैं। वो उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से जकड़ लेती हैं
और यहाँ इस तरफ निकोलो की पूरी जान लग जाती है इस मॉन्स्टर को रोकते हुए। उसके मुंह से खून तक निकल रहा था। साथ ही साथ यहाँ निकोलो सोच रहे होते हैं कि सभी के सभी इस मॉन्स्टर को रोकते हुए अपनी लास्ट स्टेज पर हैं और वादे के अनुसार जो हमने रसल को प्रॉमिस किया था 15 मिनट का, हम अभी भी उस प्रॉमिस से काफी दूर हैं। और फिर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में क्रोल करते हुए कहता है, तुम सभी कीड़े कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो मॉन्स्टर अपने आसपास से सभी चीजें हटा लेता है, जिस टहनियों ने उसे जकड़ा हुआ था उन्हें भी, और साथ ही बाकी सारे टावर मास्टर्स को भी। और फिर यहाँ हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के हाथ से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है, जिसके बाद वो ये जोरदार अटैक रसल की ओर करते हुए चिल्लाकर कहता है, मरो। और हम देखते हैं उसके पंच से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्पल एनर्जी निकल कर सीधा रसल की ओर जा रही होती है। और यहाँ पर रसल अभी भी पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं था, वो अपने ब्रह्मास्त्र को रेडी कर ही रहा था। यहाँ सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। निकोलो चिल्लाते हुए कहते कि नहीं। यहाँ नीचे गिरे हुए एलन पेज कहते हैं, नहीं लॉर्ड रसल। और यहाँ इस तरफ लेडी इलो भी रोते हुए कह रही होती है, बेनिफैक्टर। और फिर लेडी इलो को रोते रोते वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं जो कि उसने बेनिफैक्टर के साथ वक्त बिताई थी। वो पूरे तरीके से टूट जाती हैं और नीचे घुटनों के बल बैठकर रोने लग जाती हैं और रोते रोते यही सोच रही होती हैं कि वो जिसने मुझे हर वक्त हर मुसीबत से बचाया, यही वो वक्त है जब मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। काश अगर मैं इस मॉन्स्टर के इस अटैक को रोक सकूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर वो उस ओर देखते हुए हाथ दिखाते हुए कहती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे शक्तियाँ दे। और तभी अचानक समय रुक जाता है और लेडी इलो ये देख बहुत कंफ्यूज होती है। वो कहती है, क्या समय रुक गया? और यहाँ इस तरफ हम देखते हैं लेडी इलो के पास कोई आता है जो कि मेरे हिसाब से लेडी इलो का ही एक अंदर का रूप होता है। और इसके सर में ड्रैगन के वो 2 सिल्वर हॉर्न्स होते हैं। और ये आते हुए ये कहती है कि तुमने ऑलरेडी वो पावर प्राप्त कर ली है, तुम्हें बस इसे एक्सेप्ट करना है। जिसमें लेडी इलो उसे देख कहती है, तुम आखिर हो कौन, और आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? फिर वो लेडी इलो को बताती है कि तुमने वो ड्रैगन की पावर अपने अंदर पूरे तरीके से प्राप्त कर ली है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा इसकी सारी आगे की होने वाली डेस्टिनी के साथ। और जब तुम ये दोनों जिंदगी एक्सेप्ट करोगे, ये ड्रैगन की और ये एल्फ की, तो तुम उतना लंबा नहीं जी पाओगे जितना तुम पहले जीने वाली थी। और ये सब जानने के बाद फिर लेडी इलो कहती है, और इसका मतलब है कि मैं अपने बेनिफैक्टर को बचा सकती हूँ, तो ठीक है, मैं ये शक्तियाँ एक्सेप्ट करती हूँ। फिर सामने वाली कहती है, मुझे पता था तुम यही चुनने वाली हो। जिसके बाद वो ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और समय वापस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। यहाँ प्रोफेसर बहुत परेशान होते हैं रसल के लिए। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, रसल। लेकिन यहाँ पर रसल अभी तक अपने ब्रह्मास्त्र को तैयार कर रहा होता है और तभी एक जोरदार धमाका यहाँ पर उठता है और वो मॉन्स्टर भी ये देख पूरे तरीके से हैरान होता है। और फिर जैसे ही धुआं हटता है, हम यहाँ पर देखते हैं रसल के पीछे से एक बहुत बड़ा सिल्वर ड्रैगन आ चुका था, जो कि और कोई नहीं, खुद लेडी इलो ही थी ड्रैगन के रूप में। और यहाँ सभी के सभी उसे ऐसा देख बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। निकोलो कहते हैं कि एक ड्रैगन। वहीं इनके बगल में एमिली मर्विन कहती है, ये तो आज से 700 साल पहले हुआ करते थे। और लेडी इलो की माँ अरेन भी ये देख के सरप्राइज्ड होती है। और फिर वो मॉन्स्टर और ज़्यादा गुस्से में ग्रोल करते हुए अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके अटैक के द्वारा वो पर्पल एनर्जी उस ड्रैगन की ओर आ रही होती है। और फिर तभी वो ड्रैगन एक बहुत ज़ोरदार ड्रैगन ब्रीथ के साथ इस मॉन्स्टर के इस वार को ब्लॉक कर देती है। साथ साथ वो इस मॉन्स्टर पर उल्टा अटैक कर देती है। और फिर वो मॉन्स्टर उसके इस अटैक को झेलते हुए ये कह रहा होता है कि तुम्हारी कोशिश अच्छी थी और अब मैं तुम्हारे दिल के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने अंदर संभालूंगा जबकि तुम जिंदा होगी। और फिर वो मॉन्स्टर ऐसा कहते हुए सीधा इस ड्रैगन को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी अचानक ये ड्रैगन गायब हो जाता है। इस मॉन्स्टर को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ आखिर। और यहाँ हम देखते हैं इस ड्रैगन के रूप में लेडी इलो का टाइम खत्म होता है और वो बस आसमान से सीधा नीचे की ओर गिर रही होती हैं। और साथ ही में वो ये कह रही होती हैं कि और शायद मैं इतना ही कर सकती थी। खैर कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना कर्तव्य पूरा अच्छे से निभाया, मैं जितना कर सकती थी मैंने करा। और आखिरकार यहाँ पर डिवाइन पावर के साथ रसल का ये ब्रह्मास्त्र तैयार होता है और सभी मास्टर्स रसल को इतने ज़्यादा पावरफुल रूप में देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। एलन पेज उसे देखकर कह रहे होते हैं कि
क्या जबरदस्त गर्माहट है उसके इस शक्ति में। वहीं प्रोफेसर भी कहते हैं, हाँ सही कहा, और जंगल के बीचों बीच इतनी ज्यादा गर्माहट का पैदा होना। और यहाँ इस ओर एमिलिया मर्विन भी कह रही होती है कि ये देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा रसल रेमन के लिए समय निकालना बिल्कुल सही रहा। और यहाँ निकोलो भी कह रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता एक ऐसा मैजिक, वो भी 6 सर्कल के मेज से, अगर वो इतनी सारी पावर्स उस स्पेयर में जाकर इकट्ठा नहीं होती तो अभी ये पूरा जंगल मिट चुका होता, वो भी बिना किसी छोटे से भी निशान के साथ। और रसल को इस तरीके से देख ये मॉन्स्टर भी घबराने लग जाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो कहता है कि मुझे ये डर का महसूस कैसे हो सकता है। और फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये नामुमकिन है, मैं ब्रेरियस हूँ, सारे जायंट लीजन का कमांडर हूँ मैं। और फिर रसल बहुत जोर से ब्रह्मास्त्र उसकी ओर फेंक देता है, जिससे कि रसल का वो ब्रह्मास्त्र इस मॉन्स्टर के कंधे को चीरते हुए आगे निकल जाता है। फिर वो मॉन्स्टर रसल की ओर मुड़ते हुए और हंसते हुए कह रहा होता है, हा हा तुम चूक गए। और तभी अचानक रसल उसकी आंखों के सामने अचानक ही आ जाता है। और ये देख वो मॉन्स्टर भी पूरे तरीके से घबरा जाता है। वो कहता है, तुम आखिर अचानक यहाँ कैसे आए। और फिर यहाँ पर रसल लामांचा का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के सामने एक पोर्टल खोलता है और उसमें से निकलता है ब्रह्मास्त्र, जो कि सीधा इसकी छाती को चीरते हुए आर पार कर जाता है। और यही था इस मॉन्स्टर का अंत। रसल के इस अटैक से इस मॉन्स्टर के छाती में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और इस मॉन्स्टर के मुंह से भारी मात्रा में खून निकल रहा होता है। साथ साथ वो कह रहा होता है, मैं हजारों सालों से बंद था, कितना बेकार है सब कुछ। और वो मॉन्स्टर अपने आखिरी वर्ड्स कहकर वहीं तबाह होकर गिर जाता है। और यहाँ इस ओर रसल के इस अटैक में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो चुकी थी। रसल के मुंह से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वो कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर वो आसमान से सीधा नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वो इसीलिए क्योंकि अंत में उसने सबको बचा ही लिया।